गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। 4 मिनट आज हम लोग लेट हैं। हम लोग नहीं बल्कि मैं लेट हूं 4 मिनट। आने में ही देर हो गया, इस स्टूडियो में पहुंचने में मैं देर हो गया। लेकिन चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों का चैट का मैसेज नहीं दिख रहा, लेकिन मान के चल रहा हूं कि मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच रही है। और ये भी मान के चल रहा हूं कि हमेशा की तरह अब आप लोग ऑलरेडी रेडी होकर के और अपने मोबाइल फोन के सामने बैठ चुके हैं। मींस नोटबुक ओपन हो चुका है, पेन आपके साथ में है। और जब आप लोग क्लास अटेंड करें तो कोशिश करिएगा कि कम से कम 2 कलर का पेन जरूर रखें। एक ब्लैक रख सकते हैं, एक ब्लू रख सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि आप कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म वगैरह हैं उसको अलग पेन से लिख सकते हैं। अगर अलग पेन से नहीं लिखने का टाइम मिले तो कम से कम आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि उसको अलग पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा जब आपने उसको लिख लिया है, क्लास के साथ या क्लास के इमीडिएट बाद। एक और चीज याद आई जो बता देता हूं और उसके बाद हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और वो ये कि किसी भी क्लास के खत्म होने के कम से कम 4 घंटे के अंदर आपको उस क्लास का पूरा क्लास नोट रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि क्लास के बाद अगर 4 घंटे के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं तो जो कुछ भी हमने क्लास में सीखा है उसकी लॉन्ग टर्म रिटेंशन बहुत ही ज्यादा हो जाती है। एक और बात कि अगर आप उसको अगले 48 आवर में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, कुछ और नहीं तो क्लास नोट को ही अगर रिवाइज कर लिया अगले 48 आवर में, तो वो आपके पास कम से कम अगले 1 महीने तक कहीं नहीं जा रहा है। ट्राई करके देखिएगा। अगर एक क्लास के बाद इमीडिएटली दूसरी क्लास हो तो कोशिश कीजिएगा कि 4 घंटे के अंदर पहला रिवीजन हो जाए। अगर एक क्लास के बाद कोई और क्लास ना हो तो आप एक्स्ट्रा हाफ एन आवर देकर के देन एंड देयर रिवीजन कर लीजिए। उसका यह फायदा होगा कि जो कुछ भी क्लास में हुआ है वो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई क्वेश्चन भी है तो अगले दिन के लिए उस क्वेश्चन को आप वहीं पे लिख लीजिए, अगले दिन की क्लास में मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। आज से एक और सिस्टम कर रहे हैं। वो सिस्टम इसलिए, एंड आई होप कि सारे लोग जुड़ चुके हैं और सारे लोग ये बात सुन रहे हैं। और वो सिस्टम हम लोग ये कर रहे हैं कि हर 15-20 मिनट की जब पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद मैं खुद से एक क्वेश्चन पूछने का 3-4 मिनट का समय दूंगा और उसी दौरान चैट पे मेरी नजर होगी, बाकी दौरान चैट पे मेरी नजर नहीं होगी। जो लोग इस क्लास में बाद में आए और मेरे पढ़ाते के दौरान सवाल भेजें, आप लोग उनको बता दीजिए कि सर ने कहा है कि खुद ही 15-20 मिनट के बाद, 20 मिनट मान के चलिए कि खुद ही 20-1 मिनट के बाद सवाल लेने के लिए 3-4 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 मिनट का भी ब्रेक हो सकता है क्योंकि आपके सवाल आएंगे, उनका मैं जवाब दूंगा। तो जो लोग बाद में जुड़ेंगे इस क्लास में और उनको ये बातें नहीं पता हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इन दैट केस आप उनको बता दीजिए कि भाई सब्र कर लो। भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, तो सब्र कर लो और सवाल पूछने का भी टाइम क्रिएट होगा। तो उससे क्या होगा कि 20 मिनट हम कंटिन्यूअसली अच्छी पढ़ाई करेंगे। मैं भी बिना किसी डेविएशन के आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आप भी बिना किसी डेविएशन के मेरी बातें सुन पाएंगे, लिख पाएंगे। कहीं कहीं लिखने की भी जरूरत होगी तो बिना डेविएशन के मेरी बातें आप लिख पाएंगे। और फिर इतने देर के दौरान जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। उत्सुकता वाले आगे वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछिएगा क्योंकि उनको मैं छूंगा भी नहीं। मान लीजिए कि अभी हम इकोलॉजी में पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो जो पढ़ाया है पिछले 20 मिनट में मुझे उसी के सवाल चाहिए। कोई सक्सेशन का सवाल पूछेगा, कोई बायोजियोकेमिकल का सवाल पूछेगा, कोई ओजोन लेयर का सवाल पूछेगा, तो वो क्वेश्चन मुझे दिखेंगे ही नहीं। मेरी आंखें आज उन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगी, राइट। तो इससे हमारे क्लास में स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप में से कई लोग बड़े नए हैं इस बैच में, तो अब इस स्ट्रक्चर तरीके से आप पढ़ के देखिएगा तो आपको खुद से पढ़ाई की एफिकेसी समझ में आएगी। आप में से बहुत लोग हैं जो पहले मेरी क्लास कर चुके हैं तो उनको ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, तो आप वापस अब उस स्ट्रक्चर में आ जाएं। अब हम लोग इकोलॉजी के सीरियस जोन में जा चुके हैं, अब लंबी क्लासेस भी हो रही हैं हमारी और अब कोई रीज़न नहीं हमारे पास बचता
कि हम अपने पढ़ाई को इस तरह से क्यों नहीं अलाइन करें जिससे कि हमें मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिल सके, है ना। तो अब ऑन दैट नोट क्या क्या बातें डिसाइड हुई। सबसे पहली बात तो ये डिसाइड हो गई कि बीच में कोई भी रैंडम कमेंट, कोई भी रैंडम क्वेश्चन के जवाब की आप मुझसे अपेक्षा नहीं करेंगे, ना तो वो मैं देख रहा हूँगा, ठीक है। पहली बात, मैं सिर्फ बोर्ड पे काम करूंगा और कैमरे में देख करके आप लोगों से बात करूंगा, कमेंट वाले स्क्रीन की तरफ मेरी निगाहें होंगी भी नहीं। पॉइंट नंबर 1, कब तक? 20 मिनट 22 मिनट तक, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं। क्या क्वेश्चन होंगे उस समय आपके दिमाग में? बेशक होंगे। उन क्वेश्चन को पेंसिल से आप लिखते जाएं अपने नोटबुक पे। पेन से नहीं लिखिएगा क्योंकि फिर आप उसको मिटा नहीं पाएंगे, उनको लिखिएगा। फिर 20 मिनट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन का ब्रेक लेंगे, आप क्वेश्चन भेजेंगे। अगर उस टॉपिक पे क्वेश्चन हुआ जो टॉपिक की मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, उस टॉपिक पर क्वेश्चन हुआ तो वो मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर कोई आगे की टॉपिक का हुआ तो उसको छूंगा भी नहीं। आप समझ जाना कि वो आगे जब इस टॉपिक की बारी आएगी तो वो कवर हो जाएगा। और कई टॉपिक हैं ऐसे जिनकी बारी कभी नहीं आएगी, तो जाहिर है कि उसको भी मैं अब हर चीज पे, हर क्वेश्चन पे मैं टिप्पणी करूं तो वो मेरे लिए मुमकिन होगा नहीं। तो इसलिए आप समझ जाइएगा कि जरूर उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से मैंने उसको लिया ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सवाल में कोई मुझसे ये नहीं कहेगा ये दोबारा समझा दीजिए। क्यों? इसका मतलब है कि आप ध्यान से मेरी बात सुन नहीं रहे। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो कोई भी चीज आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होगी। अब उसमें आपका कोई सवाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पूछ सकते हैं, जैसे अगर मैं आज पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं और मैं कहूं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के 4 फैक्टर हैं, तो 4 में से कोई एक फैक्टर हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आपका सवाल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। ये मत पूछिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर दोबारा समझा दीजिए, इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और था। तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर ये जो फैक्टर है मोर्टेलिटी वाला, ये पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे, दोबारा पढ़ाने वाली बात मत कीजिएगा। रीजन, इसका मतलब है कि आप ध्यान से मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। और उसकी जरूरत फिर ये होगी कि जब ये क्लास खत्म हो जाए, क्लास की वीडियो एनक्रिप्ट होकर के आपके पोर्टल पे रिकॉर्डिंग के रूप में अपलोड हो जाए, तब जाकर के आपको दोबारा देखना पड़ेगा। क्लास में ध्यान नहीं देने की यही एक दिक्कत है कि आपको दोबारा उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सिलेबस का कोई टॉपिक आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, वो सिलेबस से हट नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि जिस टॉपिक पर आपने ध्यान नहीं दिया वो सिलेबस से हट जाएगा और यूपीएससी उससे सवाल नहीं पूछेगा। यूपीएससी तो उससे सवाल पूछेगा ही, तो इसलिए आपको वो कवर तो करना ही पड़ेगा। लाइव में ध्यान दे दिया होता तो उसी समय कवर हो जाता, नहीं दिया अब रिकॉर्डिंग देख करके करना होगा, तो ये सवाल भी नहीं पूछेंगे। इकोलॉजी में एक बहुत ही महान लेखक हुए हैं और बहुत ही महान प्रोफेसर हुए हैं, हमारे टीचर रहे हैं, एमएससी के दौरान हमारे टीचर भी रहे हैं। डॉक्टर पीडी शर्मा की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में उनसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, उनसे ज़्यादा साइंटिफिक बुक नहीं लिखी गई है। लेकिन चूंकि ये किताब थोड़ी हाई और डीप स्टैंडर्ड की है तो इसलिए जीएस के लिए मैं कभी नहीं रिकमेंड करता। लेकिन जिन जिन ऑप्शनलों में इकोलॉजी का हिस्सा आता है, मिसाल के तौर पे ज्योग्राफी में इकोलॉजी का हिस्सा आता है, या फिर बॉटनी में आता है इकोलॉजी का हिस्सा, जूलॉजी में आता है इकोलॉजी का हिस्सा, तो इन ऑप्शनलों में जहाँ पे इकोलॉजी का हिस्सा आता है वहाँ पे कोई भी मुझसे पूछता है कि इकोलॉजी के लिए क्या पढ़ें, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर पीडी शर्मा की बुक पढ़िएगा। तो जब पीडी शर्मा सर पढ़ाते थे और उनको कोई बच्चा कहता था कि एमएससी की बात कर रहे हैं, उनको कोई बच्चा कहता सर प्लीज रिपीट, वो एक ही बात कहते थे, आई डोंट रिपीट, इट इज योर जॉब टू पे अटेंशन। मैं दोहराता नहीं हूं, आपकी जरूरत है कि आप ध्यान देते रहें। शुरू में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी बेचैनी होगी कि इतना ध्यान कैसे दें, लेकिन अगर आप दे देंगे तो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन का गेम चेंज हो जाएगा। और अगर ये मेरी ही क्लासेस के दौरान आदत बन गई कि एक चीज को एक ही बार में समझ लिया, लिख लिया, तो फिर उससे जुड़े हुए सवाल आप पूछेंगे, ना कि अपने टीचर को कहेंगे कि दोहराएंगे। तो ये सारी चीजें अब हमारी तय हो गई और अब एग्जैक्टली 9:28 हो चुके हैं। विद इन 2 मिनट्स हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। फिलहाल बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं आज का डेट और सेशन नंबर 6। जो लोग भी लेट से आएंगे
और वो बीच में सवाल पूछेंगे तो उनको आप बता दीजिएगा कि भाई सवाल नहीं पूछना है। और आज यहाँ पे सपोर्ट टीम को हमने बोल दिया है कि जो भी चैट करे, सवाल ना पूछे टीचर से, जो चैट करे आप कैसे हो, ठीक है, किसी और से पूछ रहे आप कैसे हो, तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम कहाँ हो, इमीडिएट ब्लॉक हो जाएंगे आप, और फिर पूरे प्लेटफॉर्म में चैट से आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो प्लीज मत कीजिएगा। हमारे सामने बैठे हुए हैं एक टीम के लोग, राइट, तो वो चैट पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो डायरेक्टली आप टेक टीम को लिख दें कि हमारा ये नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। चलिए, ये है हमारा सेशन नंबर 6, डेट है 14 मार्च 2024 और मेन थीम है हमारा सबसे पहला थीम है पॉपुलेशन इकोलॉजी कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब है कंटिन्यूड फ्रॉम पिछला क्लास, ठीक है। तो पॉपुलेशन की इकोलॉजी कंटिन्यू हो रही है। कल हमने देखा था कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने वाले क्या क्या फीचर होते हैं, और फिर उन फीचर्स में हम थोड़ा डीप भी गए थे। अब दोहराने की उसको ज़रूरत रही नहीं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पॉपुलेशन में किस किस तरह के प्रोसेस चलते हैं और पॉपुलेशन का ग्रोथ किस किस तरह से डिसाइड होता है। और तीसरी बात ये देखेंगे कि पॉपुलेशन में एज और सर्वाइवरशिप का रिलेशनशिप क्या क्या होता है। तो क्या क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पॉपुलेशन के विकास का पैटर्न, मतलब जब संख्या में वृद्धि होती है तो संख्या वृद्धि का पैटर्न क्या क्या रहेगा, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण, आजकल इसको हम कहते हैं आयु प्रोफाइल। जिससे कि ये तय हो सकता है कि ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है, आगे जाकर के ये पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी वो। तीसरा देखेंगे एज सर्वाइवरशिप रिलेशन। आयु और जीवन अपेक्षा का संबंध क्या रहेगा। और लास्ट में देखेंगे पॉपुलेशन के आकार को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये चार चीजें
हम आज देखने जा रहे हैं। जब इनमें से एक चीज कंप्लीट हो जाएगी, मैं उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस लूंगा, फिर अगले पे, फिर अगले पे, ऐसे करके जाएंगे। तो आज के सबसे पहले 4 टॉपिक ये हैं। अगर ये टॉपिक जल्दी हो गए तो हम लोग फिर कम्युनिटी इकोलॉजी की शुरुआत आज ही कर सकते हैं। ऑल राइट, मैं बोर्ड के सामने से थोड़ा हट गया हूं, इसको आप लोग लिख लें। और जब आप लिख लेंगे तो एक बार बस डन कर दीजिएगा। डन करते ही मैं आगे चल पड़ूंगा। ओके, डन, वेरी गुड एवरीवन। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पॉपुलेशन के विकास का पैटर्न, ठीक है। और ये अब हम कल जो पॉपुलेशन के अलग अलग फीचर्स पढ़ रहे थे उसके बाद के 4 टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिकों को कर लेने के बाद पॉपुलेशन की इकोलॉजी में जितना कुछ जीएस के लिए जानना है हम काफी अच्छे से उसको फिनिश कर लेंगे। पॉपुलेशन में विकास या संख्या वृद्धि का पैटर्न। तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और हिंदी पहले ही लिख दी है तो आप उस हिंदी को लिख सकते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये लिख दिया पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में होगा पॉपुलेशन के विकास का पैटर्न। ऑल राइट, तो सबसे पहला टॉपिक, इसको करने के बाद इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अब यहां पर कुछ भी लिखने के पहले 2 एग्जाम्पल लेते हैं और आप खुद ही उसका जवाब दीजिएगा। मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा और देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही जवाब तक पहुंच पाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक हाथी के झुंड को। हाथी का एक झुंड है। आज की तारीख में उस हाथी के झुंड में लगभग 100 हाथी हैं, और ये झुंड एक ऐसे फॉरेस्ट में रहता है जो फॉरेस्ट काफी स्टेबल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाथियों का ये झुंड जो 100 की संख्या है, ये ऐसी संख्या है कि इस फॉरेस्ट में 100-120 हाथी तक रह सकते हैं। उसके बाद इस फॉरेस्ट में हाथियों के रहने के लिए जगह शायद कम पड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ये भी संभव है कि अगर 120 से ज़्यादा इन हाथियों की संख्या बढ़ गई तो इन हाथियों के लिए जो फूड के रिसोर्सेज हैं वो भी शायद कम पड़ जाएंगे। तो आवास का क्षेत्र भी कम पड़ जाएगा, फूड का रिसोर्स भी शायद कम पड़ जाए हाथियों के लिए। अब अगर हम ऐसे इसको देखते हैं तो इस फॉरेस्ट में आज 100 हाथी हैं। अगर आप आज से 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, क्योंकि हाथियों का रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, आज से 25 साल के बाद जाते हैं, फॉरेस्ट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। ना तो फॉरेस्ट अचानक से बहुत बेहतर और बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो गया है, ना ही फॉरेस्ट कोई बहुत छोटा और डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया है। फॉरेस्ट की स्थिति मोर और लेस वैसी ही है। क्या लगता है आज से 20, 25, 30 साल के बाद जब आप जाएंगे उस फॉरेस्ट में लगभग कितने हाथी आप पाएंगे? पूरी स्टोरी बता दी। अब आप ये बताइए कि आज से 25-30 साल के बाद उस फॉरेस्ट में लगभग कितने हाथी आपको देखने को मिलेंगे? आज की संख्या 100 है। वो फॉरेस्ट तकरीबन 120 हाथियों को खुशी खुशी मेंटेन कर सकता है। उसके बाद हाथियों के रहने की जगह कम पड़ जाएगी। उसके बाद ये मुमकिन है कि हाथियों के खाने के लिए आहार कम पड़ जाए। ज्यादातर लोग इसको सही गेस कर रहे हैं कि 100 से 120 के बीच रहेगा। अगर आज से 20 से 25 साल में उस फॉरेस्ट के कंडीशन में कोई बदलाव ना आए तो हाथियों की संख्या जो है 100 से 120 के बीच रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो पर्यावास का क्षेत्र है, उस पर्यावास के क्षेत्र में 120 हाथी ही अच्छे से रह सकते हैं। उसके बाद आवास क्षेत्र की कमी होगी,
उसके बाद कहीं ना कहीं उनके आहार के रिसोर्सेज की भी कमी होगी, तो 100 से 120 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। अगर हाथियों के पॉपुलेशन को कोई बीमारी या कोई ऐसा फैक्टर नहीं डिस्टर्ब करे तो 120 तक जा सकती है। अगर हाथियों को बीच बीच में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो भी ये संख्या 100 के आसपास रहेगी, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि हाथियों की संख्या जो है उस फॉरेस्ट एरिया के उस अधिकतम सीमा के अंदर ही रहने की बात रहेगी जो अधिकतम संख्या को वो फॉरेस्ट वहन कर सकता है। करेक्ट। तो हर एक हैबिटेट किसी प्रजाति विशेष के लिए एक सीमित वहन क्षमता दर्शाता है। ये पॉइंट अब नोट करने की है, लेकिन पहले आप सुन लो फिर मैं नोट कराता हूं। कोई भी हैबिटेट, कोई भी पर्यावास क्षेत्र किसी भी ऐसी प्रजाति के लिए जिसका कि वो पर्यावास हो सकता है या है, वो स्पेस के संदर्भ में और अपने आहार स्रोतों के संदर्भ में एक सीमित वहन क्षमता दिखाएगा उस प्रजाति के सदस्यों के लिए। अगर किसी फॉरेस्ट में 1000 हिरण रह सकते हैं तो वो संख्या कमोबेश 1000 ही रहेगी। अगर फॉरेस्ट अचानक से बड़ा ना हो जाए या फॉरेस्ट में रिसोर्सेज अचानक से बढ़ ना जाए तो वो 1000 की ही संख्या रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि उस फॉरेस्ट में हिरण की जो वहन क्षमता है वो 1000 है। उसी फॉरेस्ट में हाथियों की वहन क्षमता शायद 100 हो या 120 हो। उसी फॉरेस्ट में टाइगर की वहन क्षमता शायद 3-4 हो। ऐसे ये चीजें होंगी। तो वहन क्षमता हमेशा ही किसी खास स्पीसीज के लिए पूछेंगे। हम ये नहीं कह सकते फॉरेस्ट की वहन क्षमता क्या है। आप सवाल ऐसे पूछेंगे कि हाथियों के लिए इस फॉरेस्ट की वहन क्षमता क्या है, हिरण के लिए इस फॉरेस्ट की वहन क्षमता क्या है, बाघ के लिए या तेंदुए के लिए इस फॉरेस्ट की वहन क्षमता क्या है। और वो संख्या जिसको फॉरेस्ट आराम से वहन कर सकता है, जहां पर उस प्रजाति के सदस्यों को अपने नॉर्मल एक्टिविटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो उस प्रजाति के लिए उस फॉरेस्ट की वहन क्षमता है। तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके प्रजनन का हिसाब किताब थोड़ा ऐसा ही होता है कि उनकी संख्या हमेशा ही वहन क्षमता के अंदर बनी रहे। वहन क्षमता को इंग्लिश में कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से नहीं होता। उनका रिप्रोडक्शन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन में एक साथ बहुत सारे बच्चे नहीं होते। जैसे कि अगर आप मेंढकों की बात करें तो एक साथ बहुत सारे अंडे आते हैं मेंढकों के। अगर आप इंसेक्ट की बात करें तो एक साथ बड़े सारे अंडे इंसेक्ट देती है और हर अंडे से एक इंसेक्ट आएगा, राइट। लेकिन जब हम उन जीवों की बात करते हैं जिनका रिप्रोडक्शन वहन क्षमता के हिसाब से एडजस्टेड है, तो आप देखेंगे कि उनकी रिप्रोडक्शन जो है स्लो होती है। उनकी रिप्रोडक्शन स्लो होती है और उनका रिप्रोडक्शन टाइम टेकिंग होता है। और रिप्रोडक्शन के एक इवेंट में, ठीक है, रिप्रोडक्शन के एक इवेंट में आप देखेंगे कि वो बहुत सीमित संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे स्पीसीज को जिसमें तमाम बड़े स्पीसीज शामिल हैं, तमाम बड़े स्पीसीज का मतलब सबसे पहले मनुष्यों से शुरू कर लो, उसके बाद हाथी हो गए, बाघ हो गए, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, गेंडा हो गया, ये तमाम जो हैं उन सब में आप यही पैटर्न देखेंगे कि उनका प्रजनन स्लो होता है। प्रजनन की हर एक्टिविटी में सीमित संख्या में बच्चे होते हैं और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जो सीमित संख्या में बच्चे होते हैं वो काफ़ी अच्छे से अनुकूलित होते हैं। फिर भी उनको पेरेंटल केयर मिलता है, मतलब कि उनके जो पेरेंट हैं उनके द्वारा उनके जीवन के शुरुआती दौर में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो पेरेंटल केयर का भी मामला रहता है। ऐसे प्रजातियों में आप देखेंगे कि सर्वाइवरशिप की, उनके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। कम बच्चे हैं लेकिन उनके सर्वाइव करने का चांस काफ़ी अच्छा रहेगा, करेक्ट। इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी के प्रति एडेप्टेड स्पीसीज। तो इनकी संख्या ना बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, इनकी संख्या आराम आराम से बढ़ती है और मोर और लेस एक लिमिट के बाद जाकर के बढ़ना बंद कर देती है।
उस लिमिट के बाद अगर बढ़ेगी तो वो कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करेगी और फिर रिसोर्स की कमी, जगह की कमी की वजह से उसका नंबर अपने आप कम हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर आप एक एग्जांपल लें कि मच्छरों की बात करें हम अगर, तो आप देखेंगे कि मच्छर कई बार बिल्कुल नहीं होते, खासतौर पे सर्दियों के महीनों में बिल्कुल मच्छर नहीं होते। लेकिन जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, जैसे अब हो गई है शुरुआत, और जैसे ही अगर गलती से भी 1 या 2 दिन बारिश हो गई, क्या देखते हैं फिर अचानक से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। और मच्छरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यकीनन वो कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाती है। लेकिन ये मच्छरों का तरीका है कि वो एक साथ बहुत बड़ी संख्या में अंडे डालते हैं। क्यों डालते हैं आप एक साथ बड़ी संख्या में? उनका स्ट्रेटजी ये होता है कि इनमें से आधे से ज्यादा तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, आधे से ज्यादा अंडों को मेंढक खा जाएगा, मछली खा जाएगी, वो तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो एक तरह से कह लीजिए कि मेंढक, मछलियां जो उसके अंडों को खा जाती थी, उसका हिसाब रखते हुए मच्छर एक बहुत बड़ी संख्या में अंडे देते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। दूसरी बात है, मान लो कि वो अंडे बच भी गए मछली और मेंढक के खाने से, फिर भी सारे के सारे मच्छरों को उनका फूड मिल जाए आगे जाकर के, ये भी मुमकिन नहीं है। मच्छरों का फूड ब्लड होता है और ब्लड के लिए उनको कोई एक ऐसा एनिमल मिलना चाहिए जिसको जाकर के वो बाइट कर सकें, और जरूरी नहीं है कि जितने मच्छर हैं सबको वो मिल जाए। मच्छरों की दुनिया में स्टारवेशन डेथ 90% है। 90% मच्छरों को उनके आवश्यकता के अनुसार आहार नहीं मिलता, 90% मच्छरों को। तो इसलिए मच्छरों को इतनी बड़ी संख्या में अंडे देने होते हैं कि चलो जो 10% की लॉटरी लग जाए जिससे कि हमारा वंश चलता रहे। अगर मच्छर हाथियों की तरह चूजी हो गए ना, मच्छर हाथियों की तरह चूजी हो गए कि अच्छा एक ही बच्चा होगा, उसको पेरेंटल केयर मिलेगा, उसको ग्रो करेंगे, तो मच्छर अभी तक एक्सटिंक्ट हो गए होते, मच्छर अभी तक एक्सटिंक्ट हो गए होते। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा मैंने पहले ही बता दिया था कि अभी मैं चैट नहीं देख रहा हूं, तो देख करके अपनी पढ़ाई मत खराब कर, चैट करके अपनी पढ़ाई मत खराब करो, क्योंकि अगर आप चैट कर रहे हो तो इसका मतलब मेरी बात आप सुन नहीं रहे हो, तो अपनी ही पढ़ाई खराब कर रहे हो। जब मैं ये करा चुका होऊंगा ये टॉपिक, उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस को मैं लूंगा, और तब तक मुझे कमेंट वाला बोर्ड दिख ही नहीं रहा है। और दूसरे लोग भी, जो लोग अननेसेसरी कमेंट और चैट कर रहे हैं, उनको डिस्करेज कीजिए, और अदरवाइज फिर हमारी टीम तो ब्लॉक करेगी। तो अगर हम मच्छरों की बात कर लें या बरसाती मेंढकों की बात कर लें, तो इनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है अपने रिप्रोडक्शन रेट को मैक्सिमम रखते हैं। ये अपने रिप्रोडक्शन रेट को मैक्सिमम रखते हैं। इनकी खूबी क्या होती है कि इनके रिप्रोडक्शन का पैटर्न जो है वो एक समान नहीं रहता है। जब परिस्थितियां अच्छी नहीं होती तो बिल्कुल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए सर्दियों के मौसम में मच्छरों को आप नहीं देखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही परिस्थितियां बेहतर होंगी, अचानक से इनके पॉपुलेशन का एक एक्सप्लोजन हो जाता है। बहुत बड़ी संख्या में आपको मच्छर दिखने लग जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में, और एक ही रिप्रोडक्टिव इवेंट में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को ये जन्म देते हैं, मतलब अंडों के जरिए या जैसे भी जो भी जरिया, बहुत बड़ी संख्या में जन्म देंगे। यहां पे सर्वाइवर बहुत कम होते हैं। मैंने क्या बोला कि मच्छरों के 50-60% अंडों को एक नेचुरल हैबिटेट में मछलियां या मेंढक खा जाएंगे, 50-60% को। और इतना ही नहीं, जो बच गए उनमें भी 90% स्टारवेशन के शिकार होंगे, उनको वो फूड ही नहीं मिलेगा जिससे कि वो जिंदा रह सकते हैं। 10% सर्वाइव करेंगे और मच्छरों को आगे कंटिन्यू करेंगे, 10%। तो वहां पे उनकी स्ट्रेटजी होती है कि जितने ज्यादा अंडे दे सकते हो दे दो, जितने ज्यादा अंडे दे सकते, तो वो दूसरी स्ट्रेटजी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन नहीं ग्रो कर रहा है, नहीं ग्रो कर, अचानक से ग्रो कर जाएगा। और दूसरे में पॉपुलेशन आराम आराम से ग्रो करेगा और कैरिंग कैपेसिटी पे आकर के वो रुक जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं वहन क्षमता का कॉन्सेप्ट।
जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। और इसका सिंबल होता है के। किसी भी पर्यावास में किसी प्रजाति के अधिकतम सदस्य जो उपलब्ध आवास क्षेत्र और आहार के द्वारा संपोषित हो सकते हैं। इंग्लिश में डिक्टेट करेंगे। किसी भी पर्यावास में किसी भी प्रजाति के वो अधिकतम सदस्य जो उपलब्ध आवास क्षेत्र और आहार के द्वारा संपोषित हो सकते हैं, वो उस प्रजाति के प्रति उस पर्यावास की कैरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं। इंग्लिश वाले बच्चे डिक्टेशन लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे। डिक्टेशन लिखिए इंग्लिश वाले बच्चे। फॉर एनी हैबिटेट that maximum number of members of a particular species, that particular number of members of a particular species which can be supported by available space and food resources, तो ये हो गई वहन क्षमता का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर बी पर। वहन क्षमता को हम क्या कह रहे हैं? के कह रहे हैं। के अनुकूलित मीन्स के एडेप्टेड प्रजातियां जिनकी प्रजनन प्रक्रिया के मान के अनुरूप चलती है। Reproduction adjusted to K वैल्यू। जो भी उस पर्यावास में उस प्रजाति के लिए जो भी K वैल्यू है, उस K वैल्यू के अनुरूप अगर उसकी रिप्रोडक्शन चलेगी तो उसको हम कहेंगे K अनुकूलित प्रजातियां। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि
जो हमारी के अनुकूलित प्रजातियां हैं, अगर उनके लिए हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहां पे सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या से क्या मतलब है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो, और यहां पर टाइम मतलब कि समय। तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है ये धीरे 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 बढ़ रही है, 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 लेकिन ये आकर के ऐसे रुक जाती है संख्या का बढ़ना। आप देख रहे हैं कि ये संख्या यहां तक तो बहुत अच्छे से बढ़ी, लेकिन एक लेवल पर आकर के रुक गई। वो एक लेवल पे आकर के क्यों रुक गई? वो इसलिए रुक गई कि वो लेवल है कैरिंग कैपेसिटी का लेवल। कैरिंग कैपेसिटी जब आपकी संख्या छू लेती है, जब आपका पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी छू लेती है, तो जन्म दर और मृत्यु दर कमोबेश एक जैसा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर साल में 2 हाथियों की मौत हो रही है, तो वहां पे साल में 2 ही हाथी पैदा भी हो रहे हैं, या 5 हाथियों की मौत हो रही है तो तकरीबन 5 ही हाथी पैदा भी हो रहे हैं, 5 या 6 हो सकते हैं। तो एक लेवल के बियॉन्ड नहीं बढ़ती। तो ये जो हमारा लेवल है ना, ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल है किसका? ये लेवल है कैरिंग कैपेसिटी का। और ये आप देख रहे हो कि कैरिंग कैपेसिटी के थोड़ा नीचे ही ये मामला रुक जाता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप कैरिंग कैपेसिटी को छू के ही मानेंगे। कैरिंग कैपेसिटी एक वो सैद्धांतिक अधिकतम संख्या है, लेकिन वो कैरिंग कैपेसिटी के नीचे ही आकर के ये रुक जाती है। तो ये जो लाइन है, ये है के वाली लाइन या कैरिंग कैपेसिटी वाली लाइन आ जाती है। अंडरस्टूड? अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जिनकी प्रजनन की प्रक्रिया के मान के अनुरूप चलती है, तो बेसिकली इनके प्रजनन में क्या क्या वो फीचर हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। ये आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया है। अगर बना लिया है तो डन कर लीजिए। अभी मैं कोई भी कमेंट को नहीं देख रहा हूं, आप डन करेंगे तो वो मुझे कंप्यूटर वाले स्क्रीन पे दिख जाएगी। डन। चलो, तो के अनुकूलित प्रजनन में क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला मिलता है धीमी प्रजनन प्रक्रिया, सदस्य प्रजनन सक्षम होने में देर लगाते हैं। जितने बड़े एनिमल हैं, एक उम्र के बाद ही आप देखेंगे कि वो प्रजनन के लिए सक्षम होते हैं। जब तक कि वो चाइल्डहुड में रहते हैं, तब तक वो प्रजनन के लिए सक्षम नहीं होते। तो सदस्य प्रजनन सक्षम होने में देर लगाते हैं। तीसरा, सीमित प्रजनन चक्र, मतलब पूरे जीवन काल में 3-4 बार बहुत से बहुत प्रजनन होगा, उससे ज्यादा नहीं होता। चौथा,
प्रति प्रजनन चक्र सीमित संख्या में बच्चे या शिशु, ठीक है ना। तो ये सब कुछ के अनुकूलित प्रजनन के हॉलमार्क हैं। इंग्लिश में अगर लिखें तो ये है स्लो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ये है डिले इन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने में आपको वक्त लगा। लिमिटेड रिप्रोडक्टिव साइकिल, एंड लास्टली limited number of offsprings पर साइकिल, प्रति चक्र सीमित संख्या में बच्चे या शिशु होंगे। एग्जाम्पल क्या क्या रखेंगे हम यहां पर? हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं एलिफेंट्स, राइनोसेरोस, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड अदर बिग कैट्स। ये सब कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, और भूलिएगा मत कि यहाँ पे ह्यूमंस भी हैं। बोर्ड के सामने से हट गए हैं सो दैट कि आप लोग इसको देख सकें। जब डन हो जाए तो एक बार बता देंगे कि ये डन हो गया। जो बिल्कुल हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले पार्ट को छोड़ देंगे, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं कुछ ही हैं, लेकिन जो हैं वो हिंदी वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं। ऑल राइट। अब इसके बाद हम आते हैं अगले पैटर्न पर। यह हमारा क्या था कि अनुकूलित प्रजातियों का एक हम देखे थे। तो नहीं, हम यहाँ पर हैं, और ये वाले बोर्ड पे हमने क्या देखा था कि वहन क्षमता का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हमने देखा कि अनुकूलित प्रजातियों का पैटर्न देखा, और इसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे कि अनुकूलित प्रजनन कैसा चलता है। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट सी, प्रजनन दर। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रजनन दर का। प्रजनन दर को हम कहते हैं रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसको हम कहते हैं आर। तो यहां पर क्या होता है कि जो प्रति इकाई समय में प्रजनन के द्वारा संख्या वृद्धि। ओके, मीन्स the increase in number
अभी समझाएंगे हम। द इंक्रीज इन नंबर ड्यू टू रिप्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। सबसे पहला जो सवाल किसी के मन में आता है, और अभी से 5 मिनट के बाद अब इस पे जितने आपके सवाल होंगे वो सवाल लेने के लिए मैं तैयार रहूंगा। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सवाल मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन जब मैं सवाल मांगूंगा तो सवाल भी देखूंगा। प्रति इकाई समय में कुछ प्रजातियां जिनमें कि बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे इकाई समय यह मुमकिन है कि वो 1 सप्ताह का हो। कुछ प्रजातियां जहां पर प्रजनन का दर कम है, वहां पे यह संभव है कि इकाई समय हम 1 साल का लें। लेकिन जो भी इकाई समय है, उस इकाई समय में प्रजाति के सदस्यों की संख्या में प्रजनन की वजह से आई हुई वृद्धि, ठीक है, प्रजाति के सदस्यों में प्रजनन की वजह से अगर संख्या में वृद्धि आती है। अब आप कहेंगे कि सर कोई और भी तरीका है क्या संख्या में वृद्धि का, बता दीजिए आप हमको, है ना। पॉपुलेशन इकोलॉजी में एक और फैक्टर है जो संख्या को बढ़ाता है, और उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है कि किसी दूसरे पॉपुलेशन से घूमते हुए सदस्य वहां से घूमते हुए इधर आ गए। अब मान लो कि अगर रणथंबोर के कुछ टाइगर घूमते हुए सरिस्का आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, और सरिस्का में उनको माहौल अच्छा लगा और सरिस्का में ही अब रहने लग गए, तो वो सरिस्का के पॉपुलेशन के हिस्से हो गए। और यहाँ पर सरिस्का की पॉपुलेशन, अगर 2 टाइगर आए हैं तो 2 बढ़ गई, तो सरिस्का का पॉपुलेशन कैसे बढ़ा, इमिग्रेशन से बढ़ा, ठीक है। और रणथंबोर की संख्या घट गई, क्यों, इमिग्रेशन की वजह से। इमिग्रेशन का मतलब अगर आप बाहर माइग्रेट करते हैं, इमिग्रेशन का मतलब कि आप अंदर आते हैं। इमिग्रेशन का मतलब, इन इमिग्रेशन को हम सिंपल हिंदी में आगमन कहते हैं, ज्यादा अच्छी हिंदी आवर्जन होती है, और इमिग्रेशन का मतलब पलायन होता है, ठीक है। तो माइग्रेशन के 2 एस्पेक्ट, इनबाउंड माइग्रेशन, आउटबाउंड माइग्रेशन। तो ये भी एक तरीका है, इनबाउंड माइग्रेशन भी एक तरीका है जिससे पॉपुलेशन का आकार बढ़ता है, लेकिन हम यहां पर उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ संख्या में वृद्धि जो कि प्रजनन की वजह से हुई है 1 इकाई समय में। तो इसको हम शो करते हैं dn बटा dt से, राइट। dn का मतलब हुआ प्रजनन के कारण संख्या में परिवर्तन। ये बेसिकली n1 n1 नहीं, ये nt -n1 से इसको हम शो करेंगे, जहां पे nt जो है हमारा, ठीक है ना, जहां पे nt जो है वो एक समय के बाद की संख्या है, और ये n1 जो है हमारा वो है प्रारंभिक संख्या। मान लो कि हाथियों की प्रारंभिक संख्या 100 थी और एक समय के बाद की संख्या 120 है, तो हमारा जो dn है वो कितना होगा, dn हो जाएगा 20, 120 माइनस 100। nt क्यों कहते हैं, nt इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समय के बाद, ठीक है ना, तो इसको nt कहते हैं। और अब हम dt पर आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है r इज इक्वल टू
dn बटा dt। ठीक है, dn मतलब कि संख्या में जो भी परिवर्तन हुआ, और dt का मतलब क्या हुआ, समय, कितने समय में संख्या का परिवर्तन हुआ। अगर मान लो कि एक साल में यह परिवर्तन हुआ है 20 का, तो आप कहेंगे कि 20 प्रति वर्ष ये दर हो गई। आई होप कि ये पार्ट आप समझ गए। अब ये देख लो, आप बोर्ड से हट गया हूं, ये सारी चीजों को आप लिख लें, लिखने के बाद मुझे डन बता दें, तब हम आगे चलेंगे। डन हो गया, चलो। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट प्रजनन दर की, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर, जिसको हम कहते हैं आर अनुकूलित प्रजनन। आर एडेप्टेड रिप्रोडक्शन। यहां पर अधिकतम संभव प्रजनन दर दर्शाई जाती है पर सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों में। राइट, सिर्फ और सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों में आप देखेंगे कि अधिकतम संभव प्रजनन दर दर्शाई जाती है। और यहां पे क्या होता है, बड़ी संख्या में नवजात मृत्यु भी होती है, क्योंकि यहां पे इस बात की परवाह ही नहीं की जाती है कि नवजात सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़ी संख्या इसलिए ली जाती है कि जो सरवाइव कर गए वो कर गए, और बाकी जिनको कि डिस्ट्रॉय होना है वो होके ही रहेंगे। इन अदर वर्ड, अगर मच्छर कम संख्या में भी अंडे डालेंगे तो ज्यादा संभावना है कि मच्छर हमेशा एलिमिनेट हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि कम संख्या में डाले और जितने अंडे थे वो सब के सब मछलियां और मेंढक खा गए, उसके बाद एक भी अंडा नहीं बचा। लेकिन जब मच्छर बहुत बड़ी संख्या में अंडे डालते हैं और जगह जगह डालते हैं, तो संभावना बन जाती है कि उनमें से कुछ सरवाइव कर जाए। अंडरस्टूड? तो इसलिए बड़ी संख्या में नवजात की मृत्यु होती है। यहां पे भी सीमित या मात्र एक प्रजनन चक्र दिखता है पूरे जीवन काल में। ठीक है, एक ही बार मच्छर मधुमक्खी एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और सीमित या जीरो पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर का मतलब, पेरेंटल केयर का मतलब होता है कि नवजात की देखभाल। ठीक है ना? तो मच्छर अंडे डालने के बाद भूल जाता है कि अंडे भी हैं, अब उनकी किस्मत। जबकि के एडेप्टेड में बहुत हाई लेवल की नवजात की देखभाल होती है, बहुत हाई लेवल में पेरेंटल केयर
होती है और एक ही प्रजनन चक्र होता है, लेकिन बड़ी संख्या में नवजात उत्पन्न होते हैं और ये नवजात होते हैं अत्यंत छोटे आकार के। मच्छरों को देख लो, जबकि हाथी, शेर, चीता, बाघ वगैरह को देखोगे आप तो देखोगे कि नवजात का भी अपना एक ठीक ठाक आकार होता है। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाती है आर एडेप्टेड। इसको इंग्लिश में इन 5 पॉइंट को हम डिक्टेट कर दे रहे हैं क्योंकि अब दोबारा लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो हिंदी वाले बच्चे इसको कॉपी करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे अब डिक्टेशन लिखेंगे। प्लीज आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा। पहला पॉइंट है हाईएस्ट पॉसिबल reproduction rate, highest possible reproduction rate under favorable conditions, highest possible reproduction rate under favorable conditions. Next, high rates of death among the newborn, high rates of death among the newborn. High rates of death among the newborn. Next, limited or just one reproductive cycle. Limited or just one reproductive cycle. Limited or just one reproductive cycle. ये तो है ही limited और zero parental care. Limited और zero parental care. And high numbers of offsprings but of very small size. High numbers of, ये 5वां पॉइंट है, high numbers of offsprings but of very small size. ठीक है, तो ये हो गया। बस अब इसका एक ग्राफ बनाना है और ये वाला पार्ट खत्म होगा। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे क्वेश्चंस पे। ये हो गया हमारा टाइम, यहाँ पे हो गया हमारा पॉपुलेशन, और ये लाइन हो गई कैरिंग कैपेसिटी की। ये करते क्या हैं कि इनका रिप्रोडक्शन काफ़ी वक्त तक ऐसे चलता रहेगा, लगभग ना के बराबर। अचानक से फेवरेबल कंडीशन में यूं बढ़ जाएगा, देखा, अचानक से फेवरेबल कंडीशन में इनकी संख्या यूं बढ़ जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी को भी ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करने के बाद ये फिर क्रैश भी करता है। ऐसे नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये मुझे ही कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करने के बाद ये यहां से क्रैश करेगा, फिर यहां पे जाकर के कहीं स्टेबल होता है। तो ये देख रहे हो आप कि रिप्रोडक्शन रेट के हिसाब से ये मैक्सिमम चला गया, ये अपने कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर गया, लेकिन फिर उसके बाद
क्रैश हो गया था। इसको हम कहते हैं बूम फेज, कि जब इनकी संख्या में भयंकर वृद्धि होती है, और इसको हम कहते हैं बस्ट फेज। बस्ट फेज का मतलब जब इनका संख्या एकदम से बर्बाद हो जाता है। राइट, तो ये मतलब है। ऑलराइट, चलो, तो ये हमारा पहला वाला, ये ग्राफ आप बना लो। फिर हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ये देखो, आज के 4 टॉपिक्स में से ये जो हमारा पहला टॉपिक है, पॉपुलेशन के विकास का पैटर्न, दैट इज संख्या वृद्धि का पैटर्न, ये हम लोग अब कर चुके हैं। राइट, अब इसके पहले कि हम लोग अगले पर आए, अब सबसे पहले क्वेश्चंस हो जाएं। तो 10:20 हो रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ा संख्या वृद्धि के पैटर्न, सिर्फ उस पर सवाल, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आई एग्जैक्टली वही चीज पूछिएगा। मैंने क्या बताया था, ये मत बोलिएगा सर उसको दोबारा बता दीजिए, आप अपना सवाल बताइए, सो दैट कि मुझे भी पता चले कि आपने मेरे साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की है। बिच्छू को किधर रखेंगे? बिच्छू को हम लोग रखेंगे के अडॉप्टेड में। सर इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्रैश नहीं होता सर। एडेप्टेड केवल इंसेक्ट होंगे। रिसोर्स को प्रति प्रजनन चक्र क्या है? प्रति प्रजनन चक्र का मतलब है कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बच्चे पैदा होते हैं। मच्छरों के एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में सैकड़ों अंडे डाले जाते हैं, जबकि अगर आप इसकी बात करें, हाथियों की बात करें, तो एक रिप्रोडक्शन में एक हाथी आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा। ठीक है। बूम फेज, बूम फेज का मतलब है अचानक से जो संख्या में भयंकर वृद्धि हुई और अचानक से जो संख्या में गिरावट हुई, उसको हम बस्ट फेज कहते हैं। तो बूम फेज क्लियर हो गया। सीमित प्रजनन चक्र मतलब कि लाइफ में 1-2 बार रिप्रोडक्शन होगी, और सीमित संख्या मतलब कि जिस रिप्रोडक्शन में कितने बच्चे पैदा होंगे। के और आर में डिफरेंस क्या है? अभी तक यही तो पढ़ा रहा था। बूम फेज में कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जाएगा, उसके बाद बस्ट होगा। लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर साइकिल, dn/dt। dn का मतलब है कि उतने समय में संख्या में कितना बदलाव आया, डेल्टा टाइम, डेल्टा नंबर, और dt का मतलब डेल्टा टाइम, कि कितना समय बीता। मैंने तो एग्जांपल देके बताया है कि अगर मान लो शुरुआती संख्या 100 है हाथियों की, 1 साल के बाद 120 हो जाती है, तो dn का मतलब है 120 - 100, 20, और कितना समय गया? 1 साल गया। तो आप कह सकते हैं कि संख्या में वृद्धि 20 हाथी प्रति वर्ष हो रही है यहां पर। दैट इज व्हाट। वहन का मतलब एकदम शुरू में बताया था। वहन का मतलब होता है कि किसी भी पर्यावास क्षेत्र में किसी प्रजाति विशेष के लिए कितनी जगह है और कितना आहार है, वो है। अच्छा, ये सांप बिच्छू नेवला वाले सवाल आपसे पीटी में पूछा नहीं जाएगा, तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। संपोषित का मतलब कि कितने का वो पोषण कर सकता है। सर डज आर एडेप्टेड नेवर कंसीडर के? गुड क्वेश्चन। नहीं, वो नहीं करते, लेकिन उसकी वो कीमत भी ज्यादा अदा करते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा था कि ये सब जो है एनसीईआरटी से कर लेंगे, आप यूपीएससी लेवल का पढ़ाइए। सबसे पहली बात है कि एनसीईआरटी में ये चीजें इस तरीके से नहीं दी गई हैं। दूसरी बात यह है कि ये यूपीएससी में पूछा जाता है, तो आप स्टूडेंट होकर के टीचर को प्लीज ये ज्ञान मत दीजिए कि क्या यूपीएससी का लेवल है। आपसे ज्यादा यूपीएससी का लेवल पिछले 20 साल से समझ रहा हूं। सो टीचर को कभी भी ये ज्ञान मत देने की कोशिश कीजिएगा, और खासतौर पर मुझे। एक बच्चे ने लिखा कि सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मंथन कीजिए, मैं सही समझा रहा हूं, और इससे ज़्यादा क्लियरली नहीं समझाया जा सकता। हाँ, अगर मैं आधी चीज़ों को खा जाऊं कोई और उसके बाद समझाए कि कहानी जैसा समझ में आ जाए, तो ठीक है,
लेकिन उससे सवाल सॉल्व होंगे नहीं, तो अपने स्टैंडर्ड को रेज कीजिए। पहले हम लोग क्लास में बैठते थे, समय बड़ा बदल गया है। आपको एक मिसाल देते हैं। तो पहले क्लास में बैठते थे, तो अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता था तो अपनी जुबान बंद रखते थे, क्योंकि हमें पता था कि वो दिक्कत हमारे साथ है, टीचर तो अच्छा ही बता रहे हैं। हम लोग चुप रखते थे कि कोई हमें बेवकूफ़ ना समझ ले। आज उल्टा हो गया है, लोग एकदम ताल ठोक के कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा। समझिएगा आज भी कि अगर टीचर अच्छा है और वो क्लैरिटी के साथ समझा रहा है, तो वो आप ही पे बुरे तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप कहते कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपका बैकग्राउंड ना हो, बेसिक बुक पढ़ने से किसने मना किया है। बैकग्राउंड का मतलब है अगर 10th की बातें आप भूल चुके हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना 9-10 की चीजें। यूपीएससी की क्लास में कोई आपको 9-10 से तो शुरू करेगा नहीं, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। चलो, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या पूछना है ये बताओ। सर ये क्लास 6 के बच्चे हैं, तो गलत बैच में बैठे हुए हैं, है ना। अगर क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 9 के बच्चे हैं, तो ये वक्त और उम्र नहीं है कि आप यूपीएससी में बैठ जाएं। और अगर बैठ गए तो पहले अपने 9th और 10th की किताबों को बहुत शिद्दत के साथ खत्म कीजिए। यूपीएससी मजाक नहीं है। मजाक आपका बन जाएगा अगर आप इसको गलती से भी एक हफ्ते के लिए भी मजाक समझते हैं, तो मजाक आपका बन जाएगा। एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें? फिलहाल कोई भी एनसीईआरटी ना पढ़ें। एनसीईआरटी में जितना कुछ दिया हुआ है उस पे कम से कम 100% ऐड करके मैं क्लास में करा रहा हूं। बस्ट फेज समझा दीजिए। बस्ट फेज का मतलब होता है कि जब संख्या में एकदम भयंकर अचानक से गिरावट आती है, जिस तरीके से संख्या बढ़ी उस तरह से संख्या अगर गिर गई तो दैट इज कॉल्ड बस्ट फेज। ओनली वन रिप्रोडक्शन साइकिल, पूरी जिंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन होगी। चलो, ये छोटे बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करने आए हैं, तो ठीक है, डांट खाएंगे क्लास में। डिस्टर्ब कोई क्लास को करेगा तो उसको तो जलील होना पड़ेगा। ठीक है, सवाल पूछो, पढ़ो, जितना सवाल पूछना है पूछ लो। डिस्टर्ब करोगे तो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, मेरी क्लास है। ऑल क्लियर है? ठीक है, चलो अब फिर इंटरनेशनल सम्मेलन कब स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल आखिर में। ठीक है, बिल्कुल ही आखिर में, जब सब कुछ खत्म कर लेंगे तब। और अलग अलग टॉपिक्स के साथ, लाइक क्लाइमेट चेंज करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के जितने इंटरनेशनल चीजें हैं एक साथ। ठीक है, और बाकी भी इकोलॉजी आती है, इंटरनेशनल से 2 ही 3 सवाल आते हैं। ये सब कहीं यूट्यूब से ज्ञान मिल गया होगा कि इंटरनेशनल सम्मेलन बहुत जरूरी है। खुद से क्वेश्चन देख लो 15 साल का। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? एज डिस्ट्रीब्यूशन या आयु वितरण का प्रोफाइल। एज डिस्ट्रीब्यूशन या आयु वितरण। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी पॉपुलेशन में 3 प्रकार के आयु समूह पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एज ग्रुप्स। पहला एज ग्रुप है जिसको हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। प्रजनन पूर्व अवस्था। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज, जिसको हम कहते हैं
प्रजनन सक्षम अवस्था। और तीसरा जिसको हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। प्रजननोत्तर अवस्था। इन तीनों का एक एक शॉर्ट फॉर्म भी है। इसको कहते हैं पीओआर, इसको कहते हैं कैपिटल आर, और इसको कहते हैं प्री आर। तो प्री आर, आर और पीओआर किसी भी प्रजाति में, ठीक है, किसी भी प्रजाति में एज को नंबर के हिसाब से इस पर्पस में नहीं देखते। ऐसे तो आप कह सकते हैं कि इसकी एज 20 साल की है, इसकी एज 30 साल की, इसकी एज 50 साल की है, लेकिन मच्छरों के संख्या में आप क्या, मच्छरों के संदर्भ में क्या बोलेंगे, इसकी एज 2 दिन की है, इसकी एज 3 दिन की है, ऐसे बात करेंगे। तो इसलिए इकोलॉजिस्ट लोगों ने एक लेवल मेंटेन करने के लिए सिस्टम क्या अपनाया, एक लेवल मेंटेन करने के लिए सिस्टम ये अपनाया कि आप प्री रिप्रोडक्टिव उनको कर दें जो अभी तक रिप्रोडक्शन के एज में पहुंचे ही नहीं है। उसके बाद आप पोस्ट रिप्रोडक्टिव कर दें उनका जिन्होंने अपने रिप्रोडक्शन का फेज खत्म कर लिया है और अब चले गए हैं अपने वृद्धावस्था में। और बीच में जो लोग हैं वो प्रजनन सक्षम है, वो रिप्रोडक्टिव एज में है। और फिर आप देखें कि इन तीनों का सापेक्ष संख्या, इन तीनों की सापेक्ष संख्या क्या है, इन तीनों की रिलेटिव नंबर क्या है। इसको हम कहते हैं एज पिरामिड भी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त ये पिरामिड का ही आकार ले। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। डन, चलिए। आयु वितरण किसको कहते हैं? आयु वितरण का मतलब होता है किसी पॉपुलेशन में प्री आर, आर तथा पीओआर की सापेक्ष संख्या या इनका अनुपात। कि किसी भी पॉपुलेशन में पीओआर कितने हैं, रिप्रोडक्टिव कितने हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि किसी पॉपुलेशन में ढेर सारे बच्चे हैं, किसी भी पॉपुलेशन में, एक सेकंड, किसी भी पॉपुलेशन में ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे मतलब ढेर सारे, ये हो गए प्री रिप्रोडक्टिव। ओके, अब आप देखते क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव अडल्ट हैं, जो अडल्ट अभी रिप्रोडक्शन के फेज में हैं, उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है, उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। और जो एकदम बूढ़े बुजुर्ग वाले हैं उनकी संख्या और भी कम है। तो अगर इन सब का शेप आप मिला करके देखेंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है इनका शेप, एक ट्रायंगल बन जाता है इनका शेप।
है ना। एक ट्रायंगल की शक्ल ये ले लेता है, ये देखो। तो यहां पे क्या है कि यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, करेक्ट। अब यहां पे आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, थोड़े वक्त में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये अपने रिप्रोडक्टिव काल के बाहर हैं, इन सम टाइम दे विल बी डेड, डन। इनकी जगह कौन लेगा? इनकी जगह ले लेगा पोस्ट जो आज रिप्रोडक्टिव है, कल इनकी जगह ले लेगा। दीज पीपल, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले जो लोग हैं, दे विल बी डेड, बट इनकी जगह कौन लेगा? इनकी जगह रिप्रोडक्टिव लेगा। लेकिन रिप्रोडक्टिव की जगह कौन लेने वाला है? ये सोच के बताओ, रिप्रोडक्टिव की जगह कौन लेने वाला है? रिप्रोडक्टिव की जगह वो लेगा जो आज प्री रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव की जगह आज प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो ले लेगा। तो आप सोचो कि आने वाले वक्त में रिप्रोडक्टिव लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने सारे प्री रिप्रोडक्टिव की जगह ले लेंगे। आज रिप्रोडक्टिव की संख्या जो है वो फिर भी सीमित है, प्री रिप्रोडक्टिव आज जो है वो ज्यादा है, कल ये रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे। तो ऐसे पॉपुलेशन का क्या होगा? आप लोग एकदम सही हैं, ऐसे पॉपुलेशन में जब ये सारे आज के प्री रिप्रोडक्टिव में आ जाएंगे तो ऐसे पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि होगी। ऐसे पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि होने वाली है। क्यों तेजी से वृद्धि होने वाली है? क्योंकि आने वाले समय में रिप्रोडक्टिव लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और ये रिप्रोडक्टिव लोग और भी प्री रिप्रोडक्टिव लोगों को बनाएंगे। तो ये क्या है? ये ग्रोइंग पॉपुलेशन का ये पिक्चर दिखेगा कि ये आने वाले समय में इस पॉपुलेशन में तेजी से ग्रोथ होगी। भविष्य में तेज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब एक चीज हम देखते हैं, ये बात आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने लिखा बच्चे फिर पापा और फिर दादाजी बन जाएंगे, बिल्कुल। अब हम आते हैं यहां पे कि मान लो कि हमारा आज का जो ये नंबर है प्री रिप्रोडक्टिव वाला, ये मोर और लेस सेम ही है, मोर और लेस। थोड़ा सा जानबूझ के हम छोटा बना रहे हैं कि ये मोर और लेस सेम ही है, राइट। और ये जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये थोड़ा छोटा है। ये जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ये थोड़ा छोटा है, अंडरस्टूड। तो ये जो आकार बना ना, ये आकार बन गया थोड़ा बेल शेप का। कोई है बेल शेप को ड्रॉ करने वाला? नहीं, बेल शेप को यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हाथ से करते हैं। तो ये हो गया बेल शेप का आकार। ठीक है, यहां पे भी ये हमारा प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो यहां पे क्या होगा? आज के जो रिप्रोडक्टिव हैं लगभग उतने ही संख्या में कल भी रिप्रोडक्टिव लोगों की संख्या रहेगी। देखो तो आज जो रिप्रोडक्टिव हैं, ठीक है, वो कल पोस्ट रिप्रोडक्टिव बन जाएंगे, लेकिन कमोबेश उतनी ही संख्या में भविष्य में भी रिप्रोडक्टिव व्यक्ति आएंगे, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या
रिप्रोडक्टिव के लगभग बराबर है। तो ये रिप्रोडक्टिव चले जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव की डेथ होगी, और प्री रिप्रोडक्टिव चले जाएंगे लगभग उतनी ही संख्या में जितनी संख्या में आज की डेट में रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में संख्या स्थिर रहेगी, भविष्य में संख्या स्थिर रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। पहला भविष्य में तेज पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा भविष्य में संख्या स्थिर रहेगी। ये क्या शेप है? ये शेप है पिरामिड का। तो जहां भी आप पिरामिड देखोगे एज डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां पे आप समझ जाना कि संख्या ये बढ़ने वाली है। ये दूसरा क्या है? ये दूसरा है बेल शेप। ठीक है, तो बेल शेप में आप क्या देखेंगे? बेल शेप में आप देखते हैं कि भविष्य में ये संख्या स्थिर रहने वाली है। करेक्ट। इसके बाद तीसरा अगर हम देखें, ये हैं प्री रिप्रोडक्टिव, ये हैं रिप्रोडक्टिव। जापान में यही चल रहा है, राइट। और फिर ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब जब आप इनको क्लोज करेंगे ना, तो ये ऐसा बनता है। इसको हम कहते हैं अर्न शेप्ड, URN, अर्न शेप्ड। अर्न का मतलब कलश होता है। ठीक है, ये उल्टा कलश है। अगर मान लो यहाँ पे मैं कलश का ये बना दूं, तो ये उल्टा कलश हो गया ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं अर्न शेप्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। और यहां पे आप क्या देखेंगे? भविष्य में संख्या कम होगी। तो जर्मनी में, जापान में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, ठीक है, ये वाला ट्रेंड मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर हम मनुष्यों की मिसाल नहीं लेते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्यों में रिप्रोडक्शन सोशल, इकोनॉमिक दोनों ही फैक्टर से गवर्न होता है, और कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी गवर्न होता है। तो मनुष्य किसी दूसरे वाइल्ड स्पीसीज की तरह कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। मनुष्यों में रिप्रोडक्शन हमेशा ही सोशल कंसिडरेशन से गाइड होता है, इकोनॉमिक स्टेटस से गाइड होता है, और गाइड होता है कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी से। जैसे बहुत वक्त तक चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगा के रखी थी कि किसी भी युगल को एक ही बच्चा होगा, एक से ज्यादा नहीं। तो ये क्या था? वन चाइल्ड पॉलिसी थी। सो इस तरह से अगर हम देखते हैं ना, तो वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से रिप्रोडक्शन का रेट अफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी इकोलॉजी की किताबों में आप देखेंगे ना, ये बना करके उसके बाद वो देशों का एग्जाम्पल देने लग जाते हैं कि ये जो है इंडिया का एग्जाम्पल हो गया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल हो गया, बांग्लादेश का हो गया, ये इंग्लैंड का एग्जाम्पल हो गया, कुछ हद तक अमेरिका का एग्जाम्पल हो गया, और ये जो है ये हो गया नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, कुछ हद तक स्वीडन, जर्मनी वगैरह का। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉट गाइडेड बाय इकोलॉजिकल फैक्टर। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कैरिंग कैपेसिटी का मामला है। आज की डेट में आप कैरिंग कैपेसिटी क्रिएट करते हैं अपने पैसों से, अपनी क्षमताओं से। अंडरस्टूड?
और ये गुंबदाकार नहीं है। जो भी जिसने भी कहा अब फ्रांस में कौन सा आकार है मुझे नहीं पता, मैंने अभी इतना वक्त लगा के समझाया कि ह्यूमंस को हम कंसीडर नहीं करते। अब लेकर आ गए फ्रांस, फ्रांस ही क्यों, इजिप्ट भी पूछ लो मुझसे, अल्जीरिया भी पूछ लो, साउथ अफ्रीका भी पूछ लो, पूछ ही लो, है ना। तो ये गुंबद का आकार नहीं है, गुंबद यू बनता है, ठीक है, ये है कलश का आकार। तो हमें से कोई भी नए टर्मिनोलॉजी को स्थापित करने की कोशिश ना करे, जो किताबों में दिया है उसको आप करेंगे तो हम सब लोगों का सामूहिक रूप से भला होगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा और मुझे संतोष मिलेगा। चलो, ये हो गया क्या हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल। किसी भी पॉपुलेशन में एज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और एज के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो एज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। अब इस पर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लो, और ये 3 मिनट में सवाल को पूछ लो और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सर इन तीनों में बेहतर कौन सा है? देखो, इकोलॉजी के हिसाब से देखो तो ये दिखा रहा है कि ये प्रजाति जो है ये बहुत अच्छे कंडीशन में रह रही है इकोलॉजी के हिसाब से, ह्यूमन डेमोग्राफी के हिसाब से नहीं, इकोनॉमी के हिसाब से नहीं। हम इकोलॉजी के हिसाब से ये वाली प्रजाति ये दर्शाएगा कि ये बहुत अच्छे कंडीशन में है, अभी अभी पहुंचा है, ठीक है, अभी अभी पहुंचा है। ये यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा कि सिलेक्शन से आपको मिठाई भी तो मिलेगी, बिल्कुल सही, लेकर आना, याद रखना इस बात को। तो क्या है कि ये अभी अभी पहुंचा है और इसको काफी अच्छे वाला कंडीशन मिल रहा है, तो ये तेजी से ग्रो करेगा। नाउ ये दिखा रहा है कि ये अब अपने इकोसिस्टम में काफी अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है, स्टेबल हो चुका है, कैरिंग कैपेसिटी के आसपास ऑपरेट कर रहा है, अब ये इसको बढ़ने की जरूरत और गुंजाइश नहीं है। ये दिखा रहा है कि इस हैबिटेट में कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, इस हैबिटेट में कुछ गड़बड़ चल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसी वजह से अब नए बच्चे कम हो रहे हैं। देखो, ऑलरेडी इस क्लास में अब ये बात हो गई है कि हम कंट्रीज को नहीं ले रहे क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन इकोलॉजिकल फैक्टर से गाइड नहीं होता, इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नमेंट फैक्टर से गाइड होता है। तो वो आप ज्योग्राफी में डेमोग्राफिक प्रोफाइल में पढ़ोगे, यहाँ पे हम इकोलॉजी में देख रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि किसी भी हैबिटेट में, ठीक है, कौन सा सबसे बेहतर है। तो अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये प्रजाति नई नई आई है इस हैबिटेट में, और नई नई आ करके अभी इसको काफी रिसोर्स मिल रहा है, इसलिए नए बच्चे बहुत हैं यहाँ पे। ये दिखा रहा है कि ये किसी हैबिटेट में काफी पहले से है, हैबिटेट के साथ अच्छे संतुलन में है, इसीलिए अब इसकी संख्या कुछ खास बढ़ने वाली नहीं है, संतुलन स्थापित हो गया है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि हैबिटेट में, पर्यावास क्षेत्र में कुछ गड़बड़ तो चल रहा है, राइट। तो ये हो गया। तो अलग अलग प्रजातियां अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग कर्व दिखा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रजाति अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग कर्व नहीं दिखा सकती। मान लो कि कोई ऐसा स्टेट है जहां पे हाथियों की संख्या अच्छी नहीं है लेकिन जंगल है, वहां पे हाथी आ जाए तो ये पिरामिड में रहेंगे। लेकिन जिन जंगलों में हाथियों की संख्या ऑलरेडी अच्छी खासी है, तो आप देखेंगे कि उन जंगलों में हाथी अब ये वाला दिखाएंगे, बेल शेप दिखाएंगे। और जिन जंगलों की भयंकर कटाई हो रही है, अच्छी स्थिति नहीं है, मुमकिन है कि हाथी ये भी दिखा रहे होंगे। एक ही स्पीसीज है लेकिन 3 अलग अलग हैबिटेट में 3 अलग अलग सिनेरियो दर्शाएगा। चलो, अब इस कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन क्लोज करते हैं और तीसरे कॉन्सेप्ट पर अब आ गए। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट अब हमारा फिनिश होता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण का प्रोफाइल भी हमारा फिनिश हुआ। अब हम आते हैं एज सर्वाइवरशिप रिलेशन, आयु और जीवन अपेक्षा का संबंध। थर्ड, आयु और जीवन अपेक्षा का
का संबंध, जिसको हम कहते हैं एज सर्वाइवरशिप रिलेशन। ये क्या दिखाता है? ये अलग अलग आयु अवस्थाओं में जीवित सदस्यों का ठीक है, अलग अलग आयु अवस्थाओं में जीवित सदस्यों का अनुपात बताता है। मीन्स इट शोज द रेशियो ऑफ surviving members, shows the ratio of surviving members at different stages of life cycle। कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी खास उम्र में लगभग कितने % लोग सरवाइव कर रहे हैं। इसको पहले आप लोग नोट डाउन करिए, डन बोलिए, फिर आगे चलते हैं। सत्यम, आपका क्वेश्चन क्या था जो मुझसे मिस हो गया? एक बार रिपीट कर दीजिए तो मैं देखता हूं। ठीक है, अगर टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। रिपीट कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन को। नोटेड, डन। अब ये देखो, अब यहां पर हम दो चीजों को देख रहे हैं। देवराज पूछ रहे पिरामिड शेप में ग्रोथ होने के बाद शेप बदल जाएगा? अगर ग्रोथ चलती रही तो नहीं बदलेगा, ग्रोथ अगर बदल गया तो हो जाएगा। सत्यम, आप भी क्वेश्चन को रिपीट कीजिए अपने। सर आप हमारा भी क्वेश्चन नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है, पर्सनली किसी का क्वेश्चन मैं क्यों ही नहीं पढ़ूंगा। मच्छर केवल इंसानों का ही ब्लड पीते हैं या किसी और का भी? कई सारे और का भी। सर भारत में बाघों का शेप क्या होगा? स्टेबल बेल शेप्ड होगा। थोड़ा थोड़ा संख्या बढ़ रहा है। पिरामिड कभी अन शेप हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। अब ढेर सारे लोग आ गए कि आप हमारा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। भाई किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है क्या मेरी कि क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ मिस हो जाता है। सर वो भूल गया क्वेश्चन मुमकिन है पढ़ाई में ऐसा खो गया कि भूल गया क्वेश्चन, अच्छी बात है। चलो यहां पे देखो, यहां पे अब मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं। अब यहां पर ये देखो आप कि यहां पे जीवित सदस्यों का प्रतिशत कि कितने % लोग सरवाइव कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ
सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स। डन। और ये है जीवन काल का परसेंटेज, जीवन काल का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ लाइफ स्पैन। सो यहां पे जीवन काल का प्रतिशत देखो, जब जन्म हुआ ही है तो जीवन काल का प्रतिशत 0% रख लो, फिर यहाँ पे 10% रख लो, फिर यहाँ पे 20 रख लो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये मैक्सिमम जो किसी भी खास प्रजाति की जीवन काल हो सकती है। और इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे कर लें तो बाकी के नंबर भी हम लिख सकेंगे। राइट। अब बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो 30, 40 की लाइफ का 40% पूरा हो गया, 60, 70, 80 और 90, 100। तो ये हो गया जीवन काल का प्रतिशत। यहाँ पे 0% लोग सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पे 10% लोग सरवाइव कर रहे हैं, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। डन। कि कितने परसेंट सरवाइव कर रहे हैं किस एज ग्रुप पे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम इंसानों की बात करते हैं तो जन्म के समय तो पक्के तौर पे सबके सब सरवाइव कर रहे हैं। जन्म के समय सबके सब सरवाइव कर रहे हैं। अब इंसानों में पेरेंटल केयर बहुत शानदार है। करेक्ट। इंसानों में पेरेंटल केयर बहुत शानदार है। तो जन्म के और जीवन के पहले 10 साल में बहुत मामूली संख्या में बच्चों की मृत्यु होती है, बहुत मामूली संख्या में, अगर आप दूसरे स्पीसीज की तुलना में देखेंगे तो। ठीक है। तो ये बहुत मामूली संख्या में आप देखते हैं कि जन्म के 10% आते आते मान लो कि 95-96% बच्चे सरवाइव करते हैं। उसके बाद ये जो संख्या है ना, ये यूं चलती है। देखो, उसके बाद ये यूं चलती है और चलती जाती है। फिर अचानक से देखोगे कि जब लाइफ स्पैन का 70% टच होता है, ऐसे जब लाइफ स्पैन का 70% टच होता है, उसके बाद बहुत तेज गिरावट आती है और लगभग 0 पे आ जाता है लाइफ स्पैन के 90% पे 90% क्रॉस करते करते। तो ये एक ह्यूमन का पैटर्न हो गया। राइट। यही पैटर्न मोर और लेस एलिफेंट में देखोगे, यही पैटर्न शेरों में देखोगे, यही पैटर्न बाघ में देखोगे। तो आप क्या देखते हो कि शुरू में बहुत जबरदस्त सर्वाइवरशिप रहती है और थोड़ा थोड़ा अगर गिर भी रहा है लेकिन उससे पता नहीं चल रहा। और आप देखेंगे कि अचानक से जब लाइफ का 80% टच होता है, 80%, ठीक है, ये देखो कहां पे 80% टच हो रहा है। सेवेंटी परसेंट कहां टच हो रहा है, देख रहे हो। गिरावट जो है 70% पे आते आते होने लग जाती है, लेकिन 60% तक तो एकदम नॉर्मल चल रहा है। जो भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है
राइट, उसके 60% तक तो एकदम बढ़िया चल रहा है। और मतलब कितने लोग सरवाइव कर रहे हैं? मोर देन 85% लोग कब तक सरवाइव करते हैं? 60% ऑफ देयर लाइफ स्पैन तक सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन 70 आने पर थोड़ी गिरावट दिखती है, 80 आने पर काफी तेजी से गिरावट आती है, और 90 क्रॉस करते करते आप देखेंगे कि ये लगभग लगभग जीरो पे आ जाता है। तो ये केस हो गया पहला वाला, जिसको आप कह लो टाइप 1। अब दूसरा, किसी ऐसी प्रजाति की बात कर लो जिसमें उसके पूरे जीवन काल में, ठीक है, जिसमें उसके पूरे जीवन काल में हर स्टेज में उसके नेचुरल एनिमी हैं, हर स्टेज में उसके नेचुरल एनिमी बने पड़े हैं, राइट। तो आप देखोगे कि पूरे जीवन काल में धीरे 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 उनकी संख्या गिरती जा रही है पूरे जीवन काल में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो छोटे छोटे बर्ड होते हैं, जब वो जन्म ही होता है तो बड़े बर्ड उनको खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी वो बड़े होते जाते हैं और उनके नेचुरल एनिमी बढ़ते जाते हैं। वो जमीन पर कुछ चुग रहे होते हैं, अचानक से किसी लोमड़ी ने, किसी भेड़िया ने हमला कर दिया, बल्कि तेंदुआ तक बर्ड को खा जाता है, बड़े बर्ड को एकदम से हमला करके खा जाएगा, जंगली कुत्ते खा जाते हैं। तो हर स्टेज में, ठीक है, हर स्टेज में आप देखेंगे क्या कि उनकी संख्या धीरे 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 करके गिरती जा रही है, धीरे धीरे करके गिरती जा रही है। डन। तो कहने का मतलब क्या है ये, कि ये एक दूसरे तरीके का एज और सर्वाइवरशिप का है, कि जन्म के समय 100 है, लेकिन उसके बाद क्रमशः ये गिरती चली जाएगी। एक और पैटर्न देखते हैं आप यहां पे, ये बड़ा ही अजीबोगरीब पैटर्न है। ये ग्रीन कलर से ये पैटर्न बनाया जा रहा है, ठीक है, ये देखो। और अब हम ये ह्यूमन वाले डॉट्स को हम इरेज कर देते हैं, तो दैट की कहीं कोई जगह की कमी ना रहे, ठीक है। अब आ जाओ, एक अजीब सा पैटर्न है जो आप मच्छरों में देखोगे, जो आप छोटे छोटे इंसेक्ट में देखोगे, मेंढकों में देखोगे। वो क्या है कि जन्म के बाद शुरुआती वक्त में बहुत बड़ी संख्या में इनके नेचुरल एनिमी इनका सफाया कर देते हैं, जो बच गए फिर वो बचे रह जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, जन्म के इमीडिएट बाद, ये ग्रीन वाला देखना, जन्म के इमीडिएट बाद पहले 10% में संख्या ऐसे गिर के आती है। देख रहे हो कैसे गिर के आई? राइट, ये मच्छर हो सकते हैं, ये मेंढक हो सकते हैं, इनके लार्वा को कोई ना कोई खा जाएगा, राइट, इंसेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद जो बच गए वो धीरे 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 उनकी संख्या कम होती चली जाती ऐसे, लेकिन जो बच गए वो बचे रहते हैं। ये है हमारा टाइप 3, राइट, ये है हमारा टाइप 3। तो ये 3 तरह के एज और सर्वाइवरशिप का रिलेशन देखने को मिलता है। पहले इसको ड्रॉ कर लो और उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे 2 मिनट के अंदर। एक बच्चे ने पूछा, सर हम लोग कैसे इरेज करें? जब 2 तरीके हैं, एक मेरा डायग्राम जब फाइनल हो जाए तब बना लो, और दूसरा ये है कि डायग्राम को पेंसिल से कर लो। चलो, जो हमारा टाइप 1 है वो क्या कह रहा है? टाइप 1 जन्म के बाद, नहीं ऐसे लिखते हैं, हाँ, जन्म के बाद कुछ गिरावट और फिर
80% लाइफ स्पैन के बाद तेज गिरावट। एग्जाम्पल, मनुष्य और ज्यादातर बड़े जंतु। सेकेंड टाइप जो है, जन्म के बाद से ही पूरे जीवन काल में एक लगभग स्थिर दर से गिरावट। और तीसरा क्या होगा, जन्म के बाद बेहद तेज गिरावट। दस % के बाद लगभग स्थिर। ठीक है, 10% के बाद ये लगभग स्थिर। यहाँ ये हम कहाँ देखेंगे सामान्यतः, ये हम देखते हैं पक्षियों में, बर्ड्स में। ये हम देखेंगे कीटों में, मेंढकों में। ठीक है, वहां पर आप ये देखोगे। यहाँ पे जिसका जो कलर है मोर और लेस उस कलर में इसको लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पिंक वाला पक्षियों में, ग्रीन वाला कीटों में और वाइट वाला ह्यूमंस, बड़े जंतुओं में। अंडरस्टूड? ये आपने लिख लिया। इसमें भी ह्यूमन की हेल्थ पॉलिसी काम करेगी, लेकिन अगर हेल्थ पॉलिसी नहीं भी होती तो भी यही चल रहा था। हेल्थ पॉलिसी से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बदलती है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के परसेंटेज में आपका डेथ रेट मोर और लेस वही है। शुरू में अगर आप देखिए, एकदम शुरू में तो ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 35 साल की थी। तब भी हम यही देखते थे कि 80% होते ही बहुत तेज गिरावट होती थी। ऑलराइट, तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट भी फिनिश हुआ। अब चौथे कॉन्सेप्ट पे आ गए। ये हमारा था तीसरा कॉन्सेप्ट, एज सर्वाइवरशिप रिलेशन, आयु और जीवन अपेक्षा का संबंध। अब पॉपुलेशन के आकार को प्रभावित करने वाले कारक, ये चौथा है। इसको कंप्लीट करने के पहले ही मैंने इसको क्रॉस कर दिया और इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के ये चारों टॉपिक एकदम ऐसे हो गए जैसे कि हमें करना था। फोर्थ, ये बहुत छोटा है, वो है
पॉपुलेशन के आकार को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहां पे दो फैक्टर हैं जिनको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर, जो कि पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, और दो फैक्टर हैं, एक सेकंड रुक जाइए, तो लाइट कर लें। दो फैक्टर हैं, ये दूसरे को हम कहते हैं डी ग्रोथ फैक्टर, मतलब इनकी वजह से संख्या में कमी आती है और इनकी वजह से संख्या में वृद्धि होगी। अंडरस्टूड? सो ग्रोथ फैक्टर एंड डी ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर दो ही हैं, वन इज बर्थ और दूसरा है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को हिंदी में हम कहते हैं आगमन किसी दूसरे हैबिटेट से या आव्रजन, और बर्थ सिंपल नए ऑर्गेनिजम्स का जन्म। और इसी दोनों का उल्टा जो होगा उससे होगी संख्या में कमी। ठीक है, दैट मीन्स डेथ, मृत्यु, और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब पलायन। तो पॉपुलेशन के साइज का इक्वेशन क्या होगा? अंकित कह रहा है आप पीडीएफ नोट्स कब देंगे? वो हम चैप्टर बाय चैप्टर देंगे। इन टॉपिक में पीडीएफ नोट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका क्लास है, तो यहाँ पे कोई पीडीएफ नोट नहीं है। अप्लाइड में जहां पे जरूरत होगी चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास बाय क्लास मिलेगा। और बोर्ड की पीपीटी तो रोज ही जा रही है ना, जो वीडियो लेक्चर के नीचे होता है तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड वर्क तो रोज ही जा रहा है, तो अगर कुछ मिस हो जा रहा है तो बोर्ड वर्क आपके रेफरेंस में है। और जो प्रिंटेड पीडीएफ है, जैसे ही हम अप्लाइड में आएंगे या जो बड़े टॉपिक होंगे तो वहां पे मिलेगा ही। ठीक है, आशीष कह रहे हैं नहीं है, ढूंढिए मिल जाएगा, हर वीडियो के साथ है, हर वीडियो के साथ पीडीएफ का ऑप्शन है, वहां ढूंढिए। अच्छा, तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बना? अगर आज की संख्या जो है वो है n1, आज की जो भी संख्या है वो n1 है, और भविष्य की संख्या जो भी आप देखना चाहते हैं कि आगे जाके क्या होगा एक समय के बाद, तो उसको कह दीजिए एन टी। टी का मतलब टाइम। तो ये होगा एन टी, मतलब कि एक समय के बाद का पॉपुलेशन इज इक्वल टू n1 आज का पॉपुलेशन प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन
माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। तो एक समय के बाद, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन होगी वो आज के पॉपुलेशन में प्लस कर दीजिए कितने लोगों का बर्थ हुआ और कितने लोगों का आगमन हुआ, माइनस कर दीजिए कितने लोगों का डेथ हुआ और कितने लोगों का पलायन। राइट, तो ये है हमारा फॉर्मूला कि एक समय के बाद पॉपुलेशन का आकार क्या रहेगा। डेथ में ही डिजीज शामिल है, अगर डिजीज की वजह से डेथ होती है तो शामिल है, बिल्कुल। डेथ गलत लिखा है, देख लेते हैं। हाँ, वो एल कहां से आ गया, मैंने तो लिखा नहीं था लेकिन आ गया। चलो, इमिग्रेशन और माइग्रेशन सेम है? नहीं, माइग्रेशन के दो आयाम, एक जो इनबाउंड है उसको इमिग्रेशन कहते हैं, आगमन, और आउटबाउंड को कहते हैं पलायन। ठीक है, तो इस तरह से आज के हमारे 4 के 4 टॉपिक कंप्लीट हुए और इसके साथ पॉपुलेशन इकोलॉजी का भी चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। कल हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी को शुरू भी करेंगे और फिनिश भी करेंगे। डन। तो बस आज इतना ही, एग्जैक्ट टाइम पर हम लोग क्लास को फिनिश कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को आप रिवाइज करिए और जब ये बोर्ड वर्क भी अपलोड हो जाएगा, कुछ छूट गया हो तो उसको आप लोग वहां से देख लीजिएगा, और कोई भी रिवीजन के दौरान क्वेश्चन हो तो कल एक बार हम लोग थोड़े वक्त के लिए उन क्वेश्चन को भी देख लेंगे। चलिए, फिर आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कल मिलते हैं। गुड बाय।